हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। उम्मीद आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज हम हिस्ट्री की सेकंड वीडियो लेकर आए हैं। इसमें कुछ हिस्ट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन दोस्तों ये आपके सामने है। छठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में कुल कितने महाजनपद थे? तो छठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में कुल कितने महाजनपद थे आपको बताना है। ऑप्शन ए है 12, बी है 14, सी है 16 और डी है 18। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है 16। यानी कि छठी शताब्दी में कुल छठी शताब्दी ईस्वी पूर्व कितने जनपद होते थे, कितने महाजनपद थे? टोटल 16 महाजनपद थे। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर सेकंड, महाजनपद से क्या भाव है? महाजनपद का मतलब क्या होता है दोस्तों? महाजनपद का मतलब क्या होता है दोस्तों? विशाल राज्य है, यानी कि बड़ा राज्य है। तो ऑप्शन एक इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, 16 जनपदों का उदय किस काल में हुआ? तो जो 16 जनपद थे दोस्तों, उनका उदय किस काल में हुआ ये आपको बताना है। वैदिक काल में, गुप्त काल में, बौद्ध काल में या फिर मौर्य काल में? तो जो 16 जनपद थे दोस्तों, उनका उदय हुआ था बौद्ध काल में। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, काशी जनपद की राजधानी का क्या नाम था? दोस्तों, जो 16 जनपदों में से एक काशी जनपद था, उसकी राजधानी का नाम आपको बताना है क्या था। दोस्तों, काशी जनपद की राजधानी का नाम वाराणसी था। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, कुरु जनपद की राजधानी कहाँ थी? कुरु जनपद की राजधानी आपको बताना है। ऑप्शन एक है वैशाली, ऑप्शन बी है इंद्रप्रस्थ, ऑप्शन सी है श्रावस्ती, ऑप्शन डी है यहाँ पे राजगृह। तो कुरु जनपद की जो राजधानी थी दोस्तों, वो कहाँ थी? इंद्रप्रस्थ थी। तो ऑप्शन ख आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 दोस्तों, अंग जनपद की राजधानी कहाँ थी? या क्वेश्चन इस टाइप से पूछा जा सकता है कि अंग जनपद की राजधानी का क्या नाम था? तो अंग जनपद की राजधानी आपको बताना है। ऑप्शन एक है चंपा, ऑप्शन बी है वाराणसी, ऑप्शन सी है वैशाली, ऑप्शन डी है दोस्तों कुशीनगर। तो अंग जनपद की दोस्तों जो राजधानी थी वो कौन सी थी? चंपा थी। तो ऑप्शन क आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7, कुरु जनपद की राजधानी। तो रिपीट क्वेश्चन है दोस्तों, कुरु जनपद की राजधानी अभी हमने पढ़ा कौन सी थी? इंद्रप्रस्थ थी। तो ऑप्शन फर्स्ट आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8, तक्षशिला किस राज्य की राजधानी थी? जो तक्षशिला है वो किस राज्य की राजधानी थी आपको बताना है। ऑप्शन ए है अवंती, ऑप्शन बी है कौशल, ऑप्शन सी है गांधार, ऑप्शन डी है दोस्तों मगध। तो जो तक्षशिला है दोस्तों, वो गांधार की राजधानी थी। ऑप्शन ग आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9, छठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में गांधार का शक्तिशाली शासक कौन था? छठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में गांधार का शक्तिशाली शासक कौन था ये आपको बताना है। चंड प्रद्योत महासेन था, या फिर प्रसेनजित था, या अजात शत्रु था, या पुरुषाती था? तो दोस्तों, जो गांधार का शक्तिशाली शासक था उस टाइम वो कौन था? पुरुषाती था। ऑप्शन घ आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10, बिंबिसार का संबंध किस महाजनपद से है? तो बिंबिसार का जो संबंध है दोस्तों, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, वो मगध जनपद से है। ऑप्शन घ आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11, मगध की आरंभिक राजधानी का क्या नाम था? मगध की जो आरंभिक राजधानी है वो कौन सी थी? ऑप्शन ए है राजगाह, ऑप्शन बी है पाटलिपुत्र, ऑप्शन सी है कौशाम्बी, ऑप्शन डी है श्रावस्ती। तो दोस्तों, मगध की जो आरंभिक राजधानी थी वो राजगाह थी। ऑप्शन क आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12, बिंबिसार का उत्तरदायी कौन था? बिंबिसार का उत्तरदायी आपको बताना है। पहला ऑप्शन है अजातशत्रु, दूसरा है उज्जैन, तीसरा है शिशुनाग और चौथा है महापद्मनंद। तो दोस्तों, बिंबिसार का उत्तराधिकारी इनमें से कौन सा है? इनमें से दोस्तों अजातशत्रु है जो, वो बिंबिसार का उत्तराधिकारी था। तो ऑप्शन क आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13, अजातशत्रु का संबंध किस महाजनपद से था? दोस्तों, अजातशत्रु बिंबिसार का उत्तरदारी था। और जो बिंबिसार है ये किस जनपद से था दोस्तों? ये हमारा मगध से था। तो इसका मतलब अजातशत्रु भी किससे संबंधित होगा? मगध जनपद से, मगध महाजनपद से संबंधित होगा। तो ऑप्शन घ आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14, महापद्मनंद के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य गलत है? जो महापद्मनंद था उसके बारे में कौन सा यहाँ पे दोस्तों गलत है आपको बताना है। सबसे पहला, उसने नंद वंश की स्थापना की थी। ये तो दोस्तों बिल्कुल यहाँ पे सही है। दूसरा, उसने कलिंग पे अधिकार किया था। दोस्तों, महापद्मनंद था, उसने बहुत सारे राज्यों को अपने राज्य में मिला लिया था, बहुत सारे जो आसपास के राज्य थे उन पे अधिकार कर लिया था। तो ये बात भी यहाँ पे सही है। उसके बाद उसने उसे सम्राट की उपाधि धारण की। ये बात दोस्तों यहाँ पे गलत है, उसे सम्राट की उपाधि नहीं मिली थी। उसने एक शक्तिशाली सेना का गठन किया था। और चौथा भी यहाँ पे सही है। तो गलत आपको बताना था, तो ऑप्शन घ वाला यहाँ पे गलत हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15,
नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? तो नंद वंश का आपको अंतिम शासक बताना है दोस्तों। पहला यहाँ पे महापद्मनंद है, दूसरा धनानंद, तीसरा शिशुनाग, चौथा उद्यन। तो इनमें से नंद वंश का जो अंतिम शासक है वो कौन सा है दोस्तों? धनानंद है। ऑप्शन ख आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 बहुत ही मतलब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मैग्नेस्थनीज से। तो मैग्नेस्थनीज कौन था ये आपको बताना है। तो मैग्नेस्थनीज दोस्तों क्या था? एक यूनानी राजदूत था। ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद इसी से एक और क्वेश्चन है, ये किस देश का था? तो यूनानी राजदूत था, तो यूनान का था, यानी कि ऑप्शन क आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट ऐसे दोस्तों, जो मैग्नेस्थनीज है वो किस शासक के दरबार में मेहमान बनकर रहा? तो किस शासक के दरबार में वो मेहमान बनकर रहा है ये आपको बताना है। चंद्रगुप्त मौर्य के, अशोक के, समुद्रगुप्त के या फिर हर्षवर्धन के? तो दोस्तों जो मैग्नेस्थनीज है वो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में मेहमान बनकर रहा था। तो ऑप्शन क आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 19, कौटिल्य द्वारा कौन सा ग्रंथ लिखा गया था? ये भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। कौटिल्य द्वारा कौन सा ग्रंथ लिखा गया? इंडिका, अर्थशास्त्र, पंचतंत्र, मेघदूत। तो कौटिल्य द्वारा कौन सा ग्रंथ लिखा गया था? अर्थशास्त्र लिखा गया था। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अर्थशास्त्र का लेखक, तो उल्टा क्वेश्चन है, कौटिल्य के द्वारा अर्थशास्त्र लिखा गया, अर्थशास्त्र का लेखक कौटिल्य हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पे आपका 20 का राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 21, मौर्य साम्राज्य का संस्थापक आपको बताना है। जो साम्राज्य उसका संस्थापक कौन था? कौटिल्य था, सिकंदर था, चंद्रगुप्त मौर्य था, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों मौर्य साम्राज्य का जो संस्थापक था वो कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य था। ऑप्शन ग आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 22, मौर्य साम्राज्य का संस्थापक, अच्छा वो सेम क्वेश्चन है दोस्तों। मौर्य साम्राज्य का संस्थापक यहाँ पे चंद्रगुप्त मौर्य हो जाएगा। उसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य का गुरु कौन था? तो चंद्रगुप्त गुरु जो मौर्य है उनके गुरु कौन थे? चाणक्य। इसको कौटिल्य भी बोलते हैं, चाणक्य भी बोलते हैं। ऑप्शन फर्स्ट आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य कब सिंहासन पर बैठा था? सिंहासन पर कब बैठे थे चंद्रगुप्त मौर्य? इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो आपको बताना है। 322 ईस्वी पूर्व में, या फिर 321 ईस्वी पूर्व में, या 320, या फिर 305 ईस्वी पूर्व में? तो सिंहासन पर कब बैठे थे? 321 ईस्वी पूर्व में बैठे थे। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 25, चंद्रगुप्त मौर्य की सबसे अधिक महत्वपूर्ण विजय कौन सी थी? कौन सी सबसे अधिक महत्वपूर्ण विजय थी चंद्रगुप्त मौर्य की? पंजाब की विजय, मगध की विजय, कलिंग की विजय, या पश्चिमी भारत की विजय? सबसे महत्वपूर्ण दोस्तों इनमें से कौन सी है? मगध की विजय थी। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 26, चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु कब हुई? चंद्रगुप्त मौर्य की जो मृत्यु है दोस्तों वो 298 ईस्वी पूर्व में हुई थी, यानी कि ऑप्शन ख वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 27, मौर्य वंश का सबसे महान शासक कौन था? तो मौर्य वंश का दोस्तों सबसे महान शासक चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, बिंदुसार, या बृहद्रथ था? तो दोस्तों मौर्य वंश का जो सबसे महान शासक था वो कौन था? अशोक था। ऑप्शन ख आपका यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 28, कलिंग का युद्ध कब हुआ था? तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, अशोक से रिलेटेड। कलिंग का युद्ध कब हुआ था? कलिंग का युद्ध दोस्तों 261 ईस्वी पूर्व, यानी कि ख आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। 261 ईस्वी पूर्व में कलिंग का युद्ध हुआ था। तो इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। उसके बाद कलिंग के युद्ध से संबंधित कौन सा कथन यहाँ पे गलत है वो आपको बताना है। तो कलिंग के संबंध, कलिंग का जो युद्ध हुआ था उससे रिलेटेड, उससे संबंध में कौन सा यहाँ पे तथ्य गलत है आपको बताना है। अशोक ने कलिंग का युद्ध 261 ईस्वी में लड़ा था, ये तो बात बिल्कुल सही है। इस युद्ध में 1 लाख सैनिक मारे गए थे, ये भी दोस्तों बात बिल्कुल यहाँ पे सही है। उसके बाद इस युद्ध में अशोक के लिए अन्य विजय मार्गों का मार्ग सुगम हो गया। अच्छा, अन्य विजयों का मार्ग सुगम हो गया, ये बात दोस्तों यहाँ पे गलत है बिल्कुल भी, ठीक है ना। इस युद्ध के पश्चात अशोक ने बौद्ध धर्म को अपना लिया था, ये बात यहाँ पे सही है। तो दोस्तों 261 ईस्वी पूर्व में लड़ा गया था, अशोक ने लड़ा था कलिंग का युद्ध, और इसमें बहुत सारे सैनिक मारे गए थे, बहुत सारे घायल भी हुए थे। और इसके बाद दोस्तों जो अशोक थे उनके ऊपर बहुत ही ज्यादा प्रभाव पड़ा था। उन्होंने दोस्तों क्या है, युद्ध को त्याग दिया था और बौद्ध धर्म को अपना लिया था। तो ग वाला यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, बाकी सब सही है, तो ये वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 30, कलिंग के युद्ध का महत्वपूर्ण क्या परिणाम निकला? तो कलिंग के युद्ध का महत्वपूर्ण परिणाम क्या निकला? देखो, अशोक ने युद्धों को सदैव के लिए त्याग दिया था, ये तो सही है। उसने भेरी घोष के स्थान पर धम घोष की नीति को अपनाया, ये भी सही है। अशोक ने अपना जीवन लोक भलाई में लगा दिया, तो यानी सभी सही है, तो उपरोक्त सभी आपका यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 31, क्वेश्चन नंबर 31 क्या है दोस्तों? मौर्य शासन काल में प्रांत का मुखिया क्या कहलाता था? कुमार, भुक्ति, मंडलेश्वर, या फिर अमात्य? दोस्तों मौर्य शासन काल में प्रांत के मुखिया को कुमार कहा जाता था, तो ऑप्शन फर्स्ट आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 32, क्वेश्चन नंबर 32 क्या है? मौर्य काल में सैनिक प्रबंध की कितनी समितियां थी?
4, 6, 8 या 10? दोस्तों मौर्य काल में सैनिक जो प्रबंध है उसकी कुल 6 समितियां थी और हर समिति में 5 सदस्य होते थे, तो ऑप्शन ख आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 33, अशोक ने धर्म प्रचार के लिए विशेष अधिकारी नियुक्त किए। तो अशोक ने जो धर्म प्रचार के लिए विशेष अधिकारी नियुक्त किए थे उनको क्या कहा जाता था? धर्म महामात्र, अमात्य या फिर युक्त या फिर कुमार? दोस्तों जो धर्म प्रचार के लिए विशेष अधिकारी नियुक्त किए गए थे उनको धर्म महामात्र कहा जाता था। ऑप्शन क आपका यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 34, अशोक के धर्म का प्रमुख सिद्धांत क्या था? अशोक के धर्म का प्रमुख सिद्धांत क्या था? बड़ों का सम्मान करना, छोटों से प्रेम करना और धार्मिक सहनशीलता, तीनों थे, तो उपरोक्त सभी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 35, धर्म महामात्रों की नियुक्ति किसने की थी? जो धर्म महामात्र होते थे, जो कि धर्म का प्रचार करने के लिए नियुक्त किए जाते थे, उनकी नियुक्ति किसने की थी? महावीर स्वामी ने, महात्मा बुद्ध ने, अशोक ने या फिर चंद्रगुप्त मौर्य ने? दोस्तों उनकी नियुक्ति की थी अशोक ने, तो ऑप्शन ग आपका राइट यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 36, अशोक ने श्रीलंका में बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपनी किस पुत्री को भेजा था? अशोक ने दोस्तों श्रीलंका में बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपनी पुत्री को भेजा था, उसका नाम आपको बताना है। ऑप्शन फर्स्ट है यहाँ पे संघमित्रा, दूसरा महेंद्र, तीसरा अमरपाली और चौथा मुरा। दोस्तों उनकी पुत्री का नाम था जो श्रीलंका में बौद्ध प्रचार करने के लिए गई थी, वो थी संघमित्रा। ऑप्शन फर्स्ट आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर दोस्तों यहाँ पे 37, देवानंपिय किस राज्य की उपाधि, किस राजा की उपाधि थी? देवानंपिय किस राजा की उपाधि थी? दोस्तों ये उपाधि अशोक की थी, और एक पियदस्सी ये भी दोस्तों इनकी उपाधि थी, तो अशोक ऑप्शन फर्स्ट आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 38, प्रारंभिक अभिलेख किस भाषा में खुदे हुए थे? जो प्रारंभिक अभिलेख थे दोस्तों वो कौन सी भाषा में खुदे हुए थे आपको बताना है। पाली में, प्राकृत में, संस्कृत में या फिर हिंदी में? जो प्रारंभिक अभिलेख थे दोस्तों वो प्राकृतिक भाषा में थे। ऑप्शन ख आपका सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 39, मौर्य काल के लोग किस प्रकार के वस्त्र पहनते थे? दोस्तों उस टाइम रेशम का उत्पादन बहुत ज्यादा होता था, रेशम बहुत प्रसिद्ध था, तो रेशमी वस्त्र ज्यादा पहने जाते थे। ऑप्शन ख आपका यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों, और वैसे तो दोस्तों सूती और ऊनी वस्त्र भी पहने जाते थे, लेकिन ज्यादा अगर पूछेगा तो रेशमी, अगर ये पूछेगा किस प्रकार के, तो यहाँ पे उपरोक्त सभी यहाँ पे आ जाएगा। दोस्तों यहाँ पे देखो, अगर पूछेगा ज्यादा किस प्रकार के वस्त्र पहने जाते थे तो वो रेशमी आएगा, लेकिन यहाँ पे ज्यादा नहीं पूछा है, सीधा पूछा है कि किस प्रकार के, तो सभी प्रकार के पहनते थे वैसे तो, लेकिन ज्यादा में रेशमी आ जाएगा, तो उपरोक्त सभी होगा यहाँ पे फिलहाल, लेकिन ज्यादा में रेशमी हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 40, मौर्य काल का सर्वाधिक प्रसिद्ध उद्योग कौन सा था? सबसे प्रसिद्ध उद्योग यहाँ पे कौन सा था मौर्य काल का, वो आपको बताना है। आभूषण उद्योग, लोहा उद्योग, लकड़ी उद्योग या फिर वस्त्र उद्योग? तो दोस्तों जो सबसे प्रसिद्ध उद्योग था वहां का वो कौन सा था? वस्त्र उद्योग था। ऑप्शन घ आपका सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 41, मौर्य काल में श्रेणी का प्रमुख क्या कहलाता था? जो श्रेणी होती है उसका प्रमुख को क्या कहा जाता था? जेठक, सेठ, बनिया या फिर समाहर्त? दोस्तों समाहर्ता उसको कहा जाता था जेठक। ऑप्शन फर्स्ट आपका यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 42, मौर्य काल का प्रसिद्ध उच्च शिक्षा का केंद्र कौन सा था? तो प्रसिद्ध जो उच्च शिक्षा का केंद्र है वो कौन सा था मौर्य काल का? तक्षशिला, बनारस, उज्जैन या फिर उपरोक्त सभी? तो दोस्तों ये सभी क्या है उस टाइम प्रसिद्ध उच्च शिक्षा के केंद्र होते थे, तो उपरोक्त सभी आपका सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 43, श्रीनगर और ललितापाटन नामक नगरों की स्थापना किस शासक ने की थी? श्रीनगर और ललितापाटन जो नगर थे इनकी स्थापना किसने की थी? चंद्रगुप्त मौर्य ने, अशोक ने, कनिष्क ने या फिर बिंदुसार ने? दोस्तों इनकी स्थापना की थी अशोक ने, तो ऑप्शन ख आपका सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 44, मौर्य वंश के पतन का क्या कारण था? मौर्य वंश का पतन हो चुका था, उसका कारण क्या था, वो क्यों हुआ था? ब्राह्मणों का विरोध, वित्तीय संकट, विदेशी आक्रमण, ये सभी? तो ये सभी दोस्तों कारण है। ब्राह्मणों का विरोध भी, विदेशों से आक्रमण हुआ और वित्तीय संकट, ये तीनों कारण है, तो ऑप्शन ग वाला उपरोक्त सभी आपका सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 45, मौर्य वंश का जो अंत किसने किया था? किसने किया था मौर्य वंश का अंत? कनिष्क ने किया था, हर्षवर्धन ने किया था, पुष्यमित्र ने किया था, समुद्रगुप्त ने किया था? दोस्तों मौर्य वंश का जो अंत है वो किसने किया था? पुष्यमित्र ने किया था। ऑप्शन ग आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 47, सातवाहन वंश का संस्थापक कौन था? सातवाहन वंश का संस्थापक, दोस्तों सातवाहन वंश का अगर संस्थापक पूछे तो वो हो जाएगा सिमुक, लेकिन अगर सर्वाधिक शक्तिशाली शासक पूछे तो वो हो जाएगा गौतमी पुत्र सातकर्णी। तो संस्थापक तो सिमुक है, लेकिन सबसे शक्तिशाली शासक की बात करेंगे तो वो गौतमी पुत्र सातकर्णी। ऑप्शन ग वाला हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 48,
पांड्यों की राजधानी का नाम क्या था? पांड्यों की राजधानी आपको बतानी है कौन सी थी? कांची, दिल्ली, देवगिरी या फिर मदुरा? दोस्तों पांड्यों की राजधानी कौन सी थी? मदुरा, या इसको मदुरई भी बोल सकते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 49, किस चोल शासक ने पुहार को चोल साम्राज्य की राजधानी बनाया? पुहार को चोल साम्राज्य की राजधानी किस चोल शासक ने बनाया था? करिकाल ने, राजराज प्रथम ने, राजेंद्र ने या फिर कुलोत्तुंग प्रथम ने? दोस्तों पुहार को चोल साम्राज्य की राजधानी बनाया था करिकाल ने। ऑप्शन फर्स्ट आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 50, रुद्रदामन किस वंश का शक्तिशाली शासक था? रुद्रदामन दोस्तों किस वंश का था? शक का, चेदी, चेर या फिर कुषाण? रुद्रदामन था दोस्तों वो शक वंश का शासक था, तो ऑप्शन क आपका यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 51, कुषाण वंश का सबसे महान शासक कौन था? कुषाण वंश का सबसे महान शासक आपको बताना है। सबसे पहला कैडफिसिस प्रथम, ये कैडफिसिस द्वितीय, ये पुष्यमित्र या फिर कनिष्क? कुषाण वंश का दोस्तों, कुषाण वंश का सबसे महान शासक कौन है दोस्तों? कनिष्क था। ऑप्शन घ आपका यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर दोस्तों 52, कनिष्क के साम्राज्य की राजधानी का नाम, कनिष्क की राजधानी कौन सी थी? कनिष्क की राजधानी आपको बतानी है दोस्तों उज्जैन, पुरुषपुर, पाटलिपुत्र या कनिष्कपुर? कनिष्क की राजधानी दोस्तों यहाँ पे कौन सी थी? पुरुषपुर थी, तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 53, पुरुषपुर किस शासक की राजधानी थी? तो वही उल्टा क्वेश्चन हो गया है ना, कनिष्क की राजधानी पुरुषपुर थी, तो पुरुषपुर किस शासक की राजधानी थी? तो क्या हो जाएगा? कनिष्क की, तो ऑप्शन फर्स्ट आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 54, कनिष्क की सर्वाधिक महत्वपूर्ण विजय कौन सी थी? कौन सी विजय सबसे महत्वपूर्ण थी कनिष्क की? कश्मीर की विजय, मगध की, बंगाल की या फिर चीन की? तो सबसे महत्वपूर्ण दोस्तों विजय जो थी वो कौन सी थी? चीन की विजय थी कनिष्क की, तो ऑप्शन फोर्थ यहाँ पे राइट आंसर आपका हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 55, चौथी बौद्ध सभा किस शासक ने आयोजित की थी? चौथी बौद्ध सभा दोस्तों वो किस शासक ने आयोजित की थी? वो कनिष्क ने आयोजित की थी, तो ऑप्शन घ आपका यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 56, कुषाण काल में कला का मुख्य केंद्र, कुषाण काल में कला का मुख्य केंद्र कौन सा था? मथुरा, तक्षशिला, वाराणसी या फिर पेशावर? कुषाण काल की बात करें दोस्तों, कुषाण काल में तक्षशिला क्या था? कला का एक मुख्य केंद्र था, तो ख आपका यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 57, कुषाण जो राजा थे उनको क्या किस नाम से पुकारा जाता था या उनको क्या कहा जाता था? कुषाण राजा क्या कहलाते थे? उनको दोस्तों देवपुत्र, देवकी पुत्र, काशी पुत्र या सूर्यपुत्र? तो इनमें से उनको क्या कहा जाता था? उनको दोस्तों देवपुत्र कहा जाता था। ऑप्शन क आपका यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद गुप्त साम्राज्य की राज्य भाषा क्या थी? जो गुप्त साम्राज्य था उसकी राज्य भाषा आपको बतानी है। पाली, प्राकृत, हिंदी या फिर संस्कृत? दोस्तों जो गुप्त यहाँ पे साम्राज्य था, गुप्त साम्राज्य की जो राज्य भाषा थी वो संस्कृत थी। ऑप्शन घ आपका सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 59, गुप्त संवत कब आरंभ हुआ? गुप्त संवत कब आरंभ हुआ ये आपको बताना है। उसके बाद यहाँ पे ऑप्शन क्या है दोस्तों? 78 ईस्वी में, 320 में, 350 में या फिर 335 में? तो आपको बताना है दोस्तों गुप्त संवत कब आरंभ हुआ। तो इसका जो सही उत्तर है दोस्तों वो हो जाएगा हमारा 320 ईस्वी में। ऑप्शन ख आपका सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 60, गुप्त संवत किस शासक द्वारा चलाया गया था? गुप्त संवत है जो किस शासक द्वारा चलाया गया था? श्रीगुप्त द्वारा, समुद्रगुप्त द्वारा, चंद्रगुप्त द्वारा या चंद्रगुप्त विक्रमादित्य द्वारा? दोस्तों गुप्त संवत है जो वो किसके द्वारा चलाया गया था? चंद्रगुप्त के द्वारा। तो ऑप्शन 3 आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 61, हरिसेन दोस्तों ये इंपॉर्टेंट है, हरिसेन किस शासक के राजकवि थे? हरिसेन है जो किस शासक के राजकवि थे? अशोक के, चंद्रगुप्त मौर्य के, समुद्रगुप्त के या फिर चंद्रगुप्त द्वितीय के? हरिसेन दोस्तों समुद्रगुप्त के राजकवि थे। ऑप्शन घ आपका सही उत्तर हो जाएगा। और क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि समुद्रगुप्त का महाकवि कौन था? तो समुद्रगुप्त का महाकवि कौन था? हरिसेन था। ऑप्शन का आपका सही उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों समुद्रगुप्त को भारतीय नेपोलियन या भारत का नेपोलियन भी कहा जाता था, तो ये भी आपको याद रखना है। समुद्रगुप्त को क्या कहा जाता था? भारत का नेपोलियन। और भारत का जो नेपोलियन है वो संज्ञा समुद्रगुप्त को किसने दी थी? वो संज्ञा दोस्तों किसने दी थी? डॉक्टर वी.एस. स्मिथ ने दी थी। ये भी आपको याद रखना है। डॉक्टर वी.एस. स्मिथ ने भारत का नेपोलियन किसको कहा था? समुद्रगुप्त को कहा था। उसके बाद दोस्तों समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी कौन बना? समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी कौन बना? चंद्रगुप्त द्वितीय, रामगुप्त, स्कंदगुप्त या इनमें से कोई नहीं? दोस्तों समुद्रगुप्त का जो उत्तराधिकारी था वो इनमें से कौन सा है? चंद्रगुप्त द्वितीय बना था। तो ऑप्शन क आपका सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 66, मेहरौली लौह स्तंभ है इसका संबंध है,
मेहरौली लोह जो स्तंभ है उसका संबंध किससे है? समुद्रगुप्त से, चंद्रगुप्त द्वितीय से, रामगुप्त से या फिर कुमारगुप्त से? दोस्तों मेहरौली लोह स्तंभ का जो संबंध है वो चंद्रगुप्त द्वितीय से है। ऑप्शन ख आपका सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद कुबेर नाग कौन थी? कुबेर नाग कौन थी आपको बताना है। चंद्रगुप्त द्वितीय की बहन थी, या चंद्रगुप्त द्वितीय की रानी थी, या चंद्रगुप्त प्रथम की रानी थी, या समुद्रगुप्त की रानी थी? तो दोस्तों जो कुबेर नाग है वो कौन थी? चंद्रगुप्त द्वितीय की रानी थी। ऑप्शन ख आपका यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 68, शकारी की उपाधि किस गुप्त सम्राट ने धारण की? शकारी की जो उपाधि थी वो किस गुप्त सम्राट को मिली थी? ऑप्शन एक है चंद्रगुप्त प्रथम, या फिर चंद्रगुप्त द्वितीय, समुद्रगुप्त या फिर कुमारगुप्त? दोस्तों शकारी जो ये उपाधि है ये चंद्रगुप्त द्वितीय को मिली थी, तो ऑप्शन ख आपका सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 69, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासनकाल में जो चीनी यात्री भारत आया था वो कौन था? तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की बात हुई है दोस्तों। एक तो मैगस्थनीज था जो चंद्रगुप्त मौर्य के काल में आया था, लेकिन चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की बात हुई है तो इनके टाइम में दोस्तों फायान आया था जो कि चीनी यात्री था। तो आपको याद रखना है फायान। ऑप्शन ग आपका सही उत्तर हो जाएगा। और ये किस देश का था यहाँ पे अगर पूछे तो चीन देश का था, तो ये भी आपको याद रखना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 71, फायान द्वारा लिखी पुस्तक का नाम बताइए। इन्होंने जो पुस्तक लिखी थी उसका आपको नाम बताना है। दोस्तों इन्होंने फोको की नामक एक पुस्तक लिखी थी, आपको याद रखना है। और दोस्तों सियू की एक पुस्तक है ह्वेन स्वांग की है, और इंडिका दोस्तों मेगास्थनीज की भी आपको याद रखना है। उसके बाद भारत में हूणों की राजधानी कौन सी थी? जो हूण थे उनकी राजधानी कौन सी थी? शालकोट, लाहौर, इंद्रप्रस्थ या फिर पाटलिपुत्र? दोस्तों हूणों की जो राजधानी थी वो कौन सी थी? वो शालकोट थी। ऑप्शन फर्स्ट आपका सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद हूण आक्रमणों को क्या प्रमुख प्रभाव पड़ा? जो हूण आक्रमण हुए उनका क्या प्रभाव पड़ा? दोस्तों हूणों ने आक्रमण किया था गुप्त पे, तो इन्होंने गुप्त साम्राज्य के पतन को तीव्र कर दिया। इन्होंने भारतीय कला के अनेक केंद्रों को नष्ट कर दिया। इन्होंने भारतीय अर्थव्यवस्था को गहरा आघात पहुंचाया। फिर सभी तो सभी दोस्तों प्रभाव पड़े। गुप्त जो साम्राज्य था उनका उसका पतन और भी ज्यादा मतलब तीव्र गति से होने लगा। जो बहुत सारे भारतीय कला के केंद्र थे वो नष्ट हो गए। भारतीय अर्थव्यवस्था पर उस टाइम बहुत ही गहरा यहाँ पे प्रभाव पड़ा था। तो सभी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएंगे। उसके बाद 74, गुप्त साम्राज्य के पतन का कारण क्या था? तो गुप्त साम्राज्य के पतन का क्या कारण था? सैनिक कमजोरी, हूणों का आक्रमण, या फिर कमजोर उत्तराधिकारी, या फिर उपरोक्त सभी? दोस्तों कमजोर उत्तराधिकारी, सैनिक कमजोरी और हूणों के आक्रमण, ये सभी दोस्तों क्या थे? गुप्त साम्राज्य के पतन के कारण थे। तो उपरोक्त सभी आपका सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद किस गुप्त शासक ने सुदर्शन झील की मुरम्मत करवाई? जो सुदर्शन झील है उसकी मुरम्मत किस गुप्त शासक ने करवाई थी? समुद्रगुप्त, कुमारगुप्त, स्कंदगुप्त या चंद्रगुप्त प्रथम? तो आपको याद रखना है दोस्तों स्कंदगुप्त ने जो सुदर्शन झील है उसकी मुरम्मत करवाई थी। ऑप्शन घ आपका सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 76, राजाओं के बारे में प्रजा क्या सोचती थी? इसकी जानकारी का प्रमुख स्रोत क्या है? राजाओं के बारे में प्रजा क्या सोचती थी, इसकी जानकारी का प्रमुख स्रोत क्या है? कहाँ से पता चलता है? जातक से, त्रिपिटक से, ऋग्वेद से, अभिलेख से? दोस्तों इसकी जानकारी मिलती है जातक से। ऑप्शन का आपका सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 77, गुप्त साम्राज्य की राज्य भाषा। तो गुप्त साम्राज्य की राज्य भाषा अभी आपको बताया था संस्कृत। दोस्तों गुप्त साम्राज्य की राज्य भाषा थी। ऑप्शन घ आपका सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद ब्राह्मणों को जो भूभाग अनुदान में दिया जाता था वह क्या कहलाता था? ब्राह्मणों को जो भूभाग अनुदान में दिया जाता था उसको दोस्तों क्या कहा जाता? अग्रहार कहा जाता था। ऑप्शन क आपका यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर दोस्तों 79, प्रभावती गुप्त कौन थी? चंद्रगुप्त मौर्य की पुत्री थी, ये चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री थी, ये समुद्रगुप्त की बहन थी, ये चंद्रगुप्त द्वितीय की यहाँ पे पत्नी थी? तो आपको बताना है प्रभावती कौन थी। दोस्तों जो प्रभावती थी वो चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री थी। तो ऑप्शन ख आपका यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद चंद्रगुप्त प्रभावती पुत्री थी, किसकी पुत्री थी? तो चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री थी। ऑप्शन ख आपका सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 81, सिक्कों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? पुरातत्व, ये मुद्रा शास्त्र, या धर्मशास्त्र, या अर्थशास्त्र? सिक्कों के अध्ययन को दोस्तों मुद्रा शास्त्र कहा जाता है। ऑप्शन ख आपका सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 82, पंचतंत्र का लेखक कौन था? पंचतंत्र का लेखक कौन था? शूद्रक, विष्णु शर्मा, कालिदास, हरिसेन? दोस्तों पंचतंत्र का जो लेखक है वो विष्णु शर्मा थे। ऑप्शन ख आपका सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद एलोरा की गुफाएं किस राज्य में स्थित है? एलोरा की गुफाएं आपको बताना है किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र,
मध्य प्रदेश, गुजरात या तमिलनाडु? ये दोस्तों हमारा आखिरी क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट में बताना है कि एलोरा की गुफाएं किस राज्य में स्थित है, और बहुत ही ईजी क्वेश्चन भी आप लोगों को पता होगा। तो दोस्तों ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। उम्मीद है आपको कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिला होगा। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी दोस्तों थोड़ी भी, तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं आपको एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए हमारे साथ जुड़े रहिएगा। जय हिंद, जय भारत।